मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पॉलिटिशियन मेरी नज़र में, मतलब जितना मैं जानता हूँ, कि उनका या तो क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। बट अगर आप खुद से स्टैंड लेके खुद के दम पर इस फील्ड में आ रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके बाद से वो प्रण लिया कि जो भी सेवा कोविड काल में करूँगा वो यहीं पे करूँगा। और कभी कभी डर भी लगता था। अच्छा। मैं उसके लिए तन मन और जहाँ धन की भी आवश्यकता पड़ती और पूरे दिल से और पूरे भाव के साथ करता हूँ और बिना किसी लालच के करता हूँ। क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, बहुत साधारण सा आदमी हूँ। अच्छा लगा आपने मेहनत की, क्योंकि ये जो प्रश्न है सबसे बड़ा अमूलचूल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं होती तो सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है कि आप अपने आप को स्थापित कैसे करें। जय हिंद साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं अपने पॉडकास्ट की। जब भी आप किसी पॉलिटिशियन का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में अक्सर ये बात आती है कि या तो ये पॉलिटिशियन हम भोली भाली जनता का यूज़ करके अपना पैसे कमाते हैं या फिर नेम फेम कमाते हैं। बट अगर हम ये चीज़ देखें हमारे ही समाज के बीच, अगर हम वास्तविकता में देखें तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी परवाह किए बगैर अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके सदैव तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही एक खास इंसान हमारे बीच मौजूद है। तो चलिए स्वागत करते हैं आदरणीय पुनीत उपाध्याय जी का। प्रणाम सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है सर। तो मैं अक्सर जैसे भी आपको कभी भी देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर या कहीं और, मुझे ऐसे भी आप मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में आप अपना सहयोग देते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें देखकर कि आप जैसा यूथ इन चीज़ों में लगा हुआ है। तो कैसा फील करते हैं आप इस काम को करने में या इस फील्ड में अपना सहयोग देने में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिल्कुल। और मेरी ये कामना है कि आपका ये जो चैनल है बहुत सक्सेसफुल हो। दूसरी चीज़ रही बात कि जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया जी, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी भाव या जो भी आप कह रहे हैं राजनीतिक कार्यों में एक्टिव जो भी मैं रहता हूँ, जी जी, उसका सबसे बड़ा कारण होता है भाव। कोई भी व्यक्ति हो वो एक्टिव है या नॉन एक्टिव है या सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका भाव क्या है। जी बिल्कुल। ये तो बहुत सारी अच्छा बातें लगता है। भाव पे निर्भर करती है कि आपके भाव क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है, या मेरी सामाजिक परवरिश बोल सकते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कोई भी इंसान क्या सोचता है उसके हिसाब से वो एक्ट करता है दुनिया में। बिल्कुल, जैसा वो सोचेगा काम भी वैसा ही करेगा, जैसे उसके विचार होंगे वैसे उसके कार्य होंगे। बिल्कुल जी। तो मैंने अपने आप को जो आसपास के जो लोगों से घेर रखा है, चाहे वो किताब पढ़ने के माध्यम से हो चाहे लोगों के माध्यम से हो, तो मेरे विचार जो होते हैं वो समाज के प्रति समर्पित लोगों के ही होते हैं। जी। तो जब मैं उनका समर्पण देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से भी हो। जी जी, नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। इवन आपके जैसे हर यूथ को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए। अभिषेक जी, सारे यूथ जो है वो कहीं ना कहीं आज के समय में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जी कुछ नेगेटिव भी करते हैं बिल्कुल और बिल्कुल कुछ सर। आप जैसे पॉजिटिव भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। यूथ को आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, जो यूथ है वो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है। डिपेंड इस बात पे करता है कि जो आपके देश का यूथ है वो किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है तो आपका देश अपने यहाँ पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगा। अगर नेगेटिव की तरफ है जी, तो कभी भी आपका देश बढ़ नहीं जाएगा। देखिए मेरा ये मानना है, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे आपकी जो सराउंडिंग है कि अच्छी किताबें पढ़ना या अच्छे लोगों के बीच में रहना, उस हिसाब से आपके विचार डेवलप होते हैं। ठीक है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि जिस संगत में आप रहते हैं, वो कहते हैं ना कि जिस संगत में आप रहते हैं उन्हीं के लोगों के सराउंड ही आपकी लाइफ भी चलती है। ठीक बात। जिन 4 से 5 लोगों के बीच में आप रह रहे हो डेली कंटिन्यूसली, आपका डे टू डे नाइट चल रहा है पूरा, जी जी। उसी जितना मतलब अगर उनकी अर्निंग 1 लाख 2 लाख के आसपास, तो आपकी अर्निंग भी उतनी रहेगी। उनके थॉट्स जैसे हैं वैसे ही आपके भी थॉट्स रहते हैं। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बहुत मैटर करती है, मेरा भी अपना ही मानना है। जी। तो सबसे पहले तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए आप जिस भी कार्यक्रम में अभी हैं ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है पूरा। ठीक है। आप कुछ नेताओं के बीच में रहते हैं जी। ठीक है, कुछ कार्यकर्ता हैं या किसी भी सरकार की हो, जो भी सरकार है ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो जैसे भाजपा की सरकार चल रही है और आज भी आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, सहयोगकर्ता हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इस फील्ड में आए तो आपको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिली होगी। तो मुझे वो जानना है कि, और लोगों को भी ये बताइए कि कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आप इस फील्ड में आए? इंस्पिरेशन अगर बात करेंगे शुरुआत की कि मैं कैसे आया, तो जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी, मेरी स्कूलिंग सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल से है, गुमटी के पास है हमारा कॉलेज है।
हाँ जी। तो जैसे क्या था, जब मैं छोटा भी था तो मुझे जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती, लाइक जैसे क्रिकेट हो या बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी हमारे जो स्कूल में कराई जाती थी, स्कूल में कराई जाती थी, कॉम्पिटिशंस हो गए, प्रतियोगिताएं हो गई, ये सारी चीज़ें, तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना और ख़ास तौर पे एज अ लीडर पार्टिसिपेट करना मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, ये चीज़ आपके अंदर बचपन से ही थी? हाँ, बचपन से थी, लेकिन ये था कि पूरी तरह से उभर के सामने नहीं आ पाई थी। हाँ जी। लेकिन हाँ, ये था कि जैसे मैं और जैसे देखते होंगे आपके स्कूल में बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, मेरे साथ भी मेरे सर्कल के कुछ लोग थे जो टैलेंटेड थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि इनकी तरह क्यों ना बना जाए। उनकी तरह बनने के लिए मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रयास किए। मुझे ऐसा लगा कि इनकी तरह बनने के लिए उनकी कुछ चीज़ें होती जो अच्छे गुण होते हैं, उसको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इतनी समझदारी नहीं थी कि उस समय किताबें पढ़ के या आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों को देख के और समझ पाएँ। लेकिन हाँ, ये जरूर शुरू से था कि जीवन में कुछ अच्छा करना है और जो भी लोग सफल हुए हैं उनकी तरह बनना है और अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना। ये विचार बहुत स्ट्रांग है मेरे अंदर, बहुत कि बढ़िया, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो जो लीडरशिप की आप बात कर रहे हो, वो लीडरशिप कहीं ना कहीं स्कूल टाइम से ही चालू हो गई थी। फिर उसके बाद जो जैसे कहेंगे पहला चुनाव जिसको कह सकते हैं, तो मेरा जो ग्रेजुएशन वो डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट से हुआ है जी। तो पहला चुनाव मैंने वहाँ पे फेस किया था। मतलब वोटिंग डाली आपने या फिर? नहीं, पहला चुनाव फेस किया मैं एज अ कैंडिडेट उसमें। अच्छा। एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है। अच्छा। तो उसके लिए पहला एक इलेक्शन जो था वो मैंने फेस किया। तो जब मैं कॉलेज में भी गया तो मेरी सराउंडिंग काफ़ी अच्छी रही थी। मेरा सबसे मिलना जुलना था, किसी से भी कोई विरोध नहीं था। अन्य सेक्शन के भी लोगों से मेरा उठना बैठना था क्योंकि वो नेचर था। आपका व्यवहार डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो। एकदम ठीक बात, बिल्कुल पूरी तरह सहमत है। तो मेरी सराउंडिंग अच्छी लोगों से, तो वहाँ पे जब एज अ इलेक्शन हुआ तो लगभग हमारे साथ के 80 लोग थे, तो लगभग मुझे 72 वोट्स मिले थे। बहुत बढ़िया। तो मैं सीआर वहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव पहली बार उसमें बना हुआ था। अच्छा, उसके पहले भी मैं मॉनिटर जो स्कूल लाइफ में था 1-2 बार बना। मन में इच्छा थी कि कुछ करना है एज अ लीडर, कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, पूरी समाज तरह के सामने, एकदम। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स में आ रहा है, कोई इंसान पॉलिटिक्स में आ रहा, तो मुझे तो लगता है कि 2 ही 3 रीज़न हो सकते हैं। या तो भाई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पॉलिटिशियन मेरी नज़र में, मतलब जितना मैं जानता हूँ, कि उनका या तो क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। बट अगर आप खुद से स्टैंड लेके खुद के दम पर इस फील्ड में आ रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपने किया। मैंने आपको बताया ना, इसके सबसे बड़ा कारण होता है पॉलिटिक्स में आने का, कि जैसे मैं अपने आप को मानता हूँ मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। जितने भी लोग होते हैं अगर उनका पारिवारिक बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जो उनको प्रेरित करती हैं कि आप कैसे पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। कुछ घटनाएं होती जिसमें मुझे ऐसा समझ में आया कि मुझे यहाँ पे नेतृत्व करना पड़ेगा, या आपकी जान पहचान में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिसकी वजह से आप इन लोगों को इनकी मदद कर सको। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे जब कोविड आई, कोविड की फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, मेरा हेल्थ कैंप, आप इस फील्ड में थे? हाँ जी, एक्टिव था, बहुत एक्टिव था। तो जब कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर आई थी, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव आई, तो चूंकि मेरा अगर हेलेट कैंपस में ही है, हाँ जी, तो हेलेट हॉस्पिटल आप जानते होंगे उस समय बहुत ज़्यादा ओवरलोड चल रहा था। देख रहे होंगे तमाम ज़्यादा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल था, व्यवस्थाएं भी ठीक थी और जिला प्रशासन ने और आपका शासन ने पूरी तरह से ध्यान दिया था, वहाँ पे बैठ के अच्छी व्यवस्थाएं कराई थी। लेकिन बहुत ओवरलोड की वजह से मैंने अपनी आंखों के सामने, तो सरकार प्रशासन भी उतना नहीं कर सकती है जब भाई पूरी जनता ही रोड पे आ जाएगी, एकदम ठीक, तो सरकार प्रशासन कितना अपने आप को कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि जैसे 1 लाख मेट्रिक टन रोज ऑक्सीजन की अगर डिमांड हो और पूरे इंडिया में ओवरऑल अगर जो प्रोडक्शन है वो 9000 केजी में हो, तो आप कैसे उसको झेल सकते हैं? जी बिल्कुल। तो वो कंडीशन आई। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं वहीं पे काम करते थे, या मेरे बहुत सारे मिलने के लोग थे। जैसे लोगों को लगता था कि मैं हेलेट कैंपस में हूँ, राजनीति के क्षेत्र में हूँ, तो उनको लगता होगा कहीं ना कहीं मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल, उस भाव से वो मुझसे मदद मांगते थे या सहयोग, और मेरी पूरी इच्छा रहती है सहयोग करने की। तो वहाँ पे जब लोगों की मदद करता गया, जैसे मैं आपको बताऊँ एक छोटा सा उदाहरण, कि मैंने लगातार पहली लहर में और दूसरी लहर में 30-30 दिन, और लगभग पहली लहर में तो मैंने 2 महीने खाना बांटा, और सिर्फ एक जगह बांटा। तो हेलेट का जो न्यूरो वाला बेड है, हाँ जी, आपका मैनेजमेंट कैसे आप देखते थे? मैनेजमेंट ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स में जैसे कहते हैं कि जब आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपसे उसी तरह के लोग जुड़ेंगे, और जब आप अच्छा काम करोगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं समाज में जो आगे आते हैं कि हाँ भाई, हम भी आपका सहयोग करें, आपका साथ दें।
तो ऐसे ही मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे कुछ मिलने वाले लोग थे, जैसे जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप स्टेटस लगाया तो लोगों ने खुद मुझसे कहा कि आप मुझसे सहयोग लीजिए, और मैंने इसको स्वीकार किया क्योंकि मुझे पता था कि सारी चीज़ें एक आदमी इस महामारी को मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अगर आप, मेरा लक्ष्य हमेशा से बड़ा रहा है। आपकी भी कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ है और फाइनेंशियली कहीं भी आपको भी अपना खुद का भी देखना है भाई। ठीक बात है। तो मेरी तरफ से जितना हो रहा था मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा था, लोगों ने मदद की, और एक लक्ष्य सिर्फ हैलेट कैंपस तक अपने आप को सीमित करके रखा, हैलेट हॉस्पिटल तक सीमित करके रखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो भी ज़रूरत है वो यहीं पे है। क्योंकि जब दुकानें बंद हो, मरीज 17 जिलों से जो मरीज है वो हैलेट हॉस्पिटल में आते हैं। तो आप सोचो, जब दुकानें बंद हो, लोग एक दूसरे से मिल ना रहे हो तो कितना कठिन हो जाता होगा। सुविधाएं भी नहीं उनके पास, सुविधाएं भी नहीं हो पा रही, तो कितना कठिन होता होगा उनका सर्वाइवल। और जो उनका व्यक्ति है वो तो आदमी, जैसे कोविड हो रहा तो वो मान के चल रहा था कि अब ये नहीं बचेगा। उस स्थिति में जब मैं वहाँ पहली बार राशन बांटने गया, उस समय मेरे दोस्त ऐसे ही खड़े थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आओ आज खाना बांटते। तो हम लोग ऐसे ही गुमटी तक गए। फिर बाद में मेरा ही एक दोस्त था और हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हैलेट चलते हैं, हैलेट में एक बार व्यवस्था भी देख लेंगे और वहाँ देखेंगे क्या नीड है। जब वहाँ गए तो मुझे ऐसा लगा सबसे ज़्यादा नीड तो यही थी, मैं गुमटी घूम रहा था। तो उसके बाद से वो प्रण लिया कि जो भी सेवा कोविड काल में करूँगा वो यहीं पर करूँगा। और कभी कभी डर भी लगता था। डर यह लगता था कि कहीं मुझे कुछ होगी, क्योंकि मेरे घर भी मेरा परिवार है। सही बात है। अगर मैं अपनी जान को अगर हाथ में लेकर चल रहा हूँ, उस टाइम तो सोशल डिस्टेंसिंग का इतना वो करना पड़ रहा था, तो मुझे ये लगता था कहीं मेरे माता पिता को मेरी वजह से कोई नुकसान ना हो। मेरे पिताजी भी हेल्थ वर्कर थे। अच्छा जी। तो सबसे बड़ी बात ये रही, वो भी सुरक्षित रहे, और ईश्वर की कृपा रही कि मेरे घर में सभी लोग उस लहर में सुरक्षित रहें। हमने लगातार जो हो सकता था वो किया, और वहीं से एक प्रेरणा बनी कि इस दिशा में आगे बढ़ के जो सुकून और जो शांति मिलेगी वो किसी अन्य फील्ड में नहीं मिलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत कहता ना कि किसी की मदद करो, फिर उसको मदद करने के बाद जो आपको खुशी मिलती है ना, वो खुशी मतलब अनंत होती है। अनंत मतलब वो क्षणिक आनंद नहीं होता है, वो आप जब आप उसको सोचोगे ना तब आपको वो चीज़ खुशी मिलेगी, हाँ ये चीज़ मैंने किया था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें गर्व भी महसूस कराती है, अभिमान महसूस कराती है कि हाँ हम किसी के काम तो आ सके एटलीस्ट। ठीक बात है। आपको ऐसा अनुभव हो जैसे आप स्वयं परमात्मा से मिले, इससे बड़ी वाक्य और इसके लिए तो आप परमात्मा का ही समान है, भले ही आप इंसान हैं, बट किसी के अगर ज़रूरत पड़ने पर उसके काम आ जाए तो वो भगवान के समान होता है। अभिषेक जी, यह कतई लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य आपका लक्ष्य नहीं था, बट उसके लिए आप भगवान समान ही हैं। ये उसके विचार हैं, वो मैं उस पे छोड़ता हूं। विचार हैं जी, बिल्कुल। वो अच्छा सोचे बुरा सोचे, लेकिन मेरा प्रयास ये था कि मैं अच्छा करूं जी। वैसे लगभग कितने वर्ष की आयु रही होगी जब आप इस फील्ड में आए? वैसे ग्रेजुएशन के टाइम की बात है शायद ये? नहीं, ग्रेजुएशन से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कुछ लोग थे, नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं था, तो उनसे मैं जुड़ा। जैसे आप देखते होंगे कन्विंसिंग के टाइम पे जब इलेक्शन होते हैं तो ढोल आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं इनके साथ जुड़ूं। अच्छा। कभी कभी तो ये था, शुरुआत में ये भी नहीं पता था कि कार्यक्रमों में शामिल होना, थोड़ा सा आपका एक इंटरेस्ट जागा इसमें, बहुत ज़्यादा कि ये चीज़ थोड़ी फील्ड एक मुझे अच्छी लगी है। ये मुझे अच्छी लगी, और ये एक ऐसी फील्ड लगी कि जिसमें मेरा भाव आता है। तो जब भाव आपका आता है, इमोशंस पूरी तरह से मेरा जो इमोशंस है वो इस दिशा की तरफ है। बहुत बढ़िया। और मुझे ऐसा लगता है जो भी मैं अगर थोड़ा बहुत भी जो भी योगदान कर पा रहा हूँ उसमें इमोशंस मेरे बहुत पावरफुल रहे हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ भी बहुत होती हैं, और वो आगे चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, जब आप इस फील्ड में जब आए, या जो भी आप अपना योगदान देना शुरू किए, सहयोग देना शुरू किए, तो कभी आपके घर से ये दबाव नहीं बना कि आप इस फील्ड में जा रहे हैं, ये सही नहीं है? क्योंकि देखिए, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, लाइक स्कूलिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे घर का यही प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो कुछ थोड़ी सी पुरानी धारणाओं से आते हैं। ठीक बात। तो उनका यही मानना है कि भाई पढ़ाई करोगे तो ही आपको जॉब मिलेगी, तभी आप जो सक्सेसफुल होंगे, इसके अलावा किसी अदर फील्ड को वो सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। तो कभी ऐसा रोक टोक नहीं हुआ घर से, कोई दबाव आया कि हाँ भाई ये चीज़ ना करो, पढ़ाई पर ध्यान दो? तो कभी इस चीज़ को कैसे फिर मैनेज किया, या आपने उसको पढ़ाई साइड किया, क्या किया आपने फिर? ये कोई भी पॉलिटिशियन होता है, शुरुआत में सबसे बड़ा जो उसके दिमाग में जो प्रश्न आता है वो यही होता है कि परिवार, बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते जी। लेकिन मेरे परिवार की बात करूं, मेरे पिताजी ने लगातार मुझे सपोर्ट किया है। मेरे जीवन का जो पहला कार्यक्रम था, हमारे यहाँ की मिनिस्टर थी माननीय नीलिमा कटियार जी, तो राशन का ही काम था, तो हमने अपने हैलेट कैंपस में लोगों को खाना बांटने किया था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पिताजी टेबल उठा के खुद ला रहे थे
बहुत बढ़िया। वो मुझसे खुद पूछ रहे थे कि यहाँ पानी रख दो, ये रख दो, यहाँ पे चूना डलवा दो, यहाँ ये कर दो। मैं लोगों को बोल देता हूँ, लोगों को फ़ोन कर देता हूँ कि तुम्हारा कार्यक्रम सफल हो जाए। बहुत बढ़िया। तो वहाँ तो मुझे ऐसा पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मेरे पिताजी ये चाहते हैं कि मैं इस दिशा में बढ़ूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरी वजह से आज तक मुझे नहीं लगता कि उनका सिर कभी भी निराशा के भाव से झुका होगा, कभी भी शर्म से उनका जो मुंह है वो कभी भी झुका होगा। ये मेरा बहुत ही गर्व की बात होती है आपके लिए कि उसका बेटा कुछ किसी के लिए काम आ रहा है। असल बात ये भी था कि जो मैं क्षेत्र के लोगों की जब आप मदद करेंगे, तो मेरे पिताजी भी सामाजिक हैं, तो लोगों से जुड़ा उनका भी था, तो लोग फीडबैक देते थे। वो मुझे बताते नहीं थे, लेकिन जब वो सहयोग करते थे, कहीं आपकी जो तारीफ है वो पीठ पीछे कहीं ना कहीं होती है। तारीफ और बुराई भी हो सकता हो जी, उन्होंने डिस्कस नहीं किया। वैसे मुझे नहीं लगता कोई बुराई करता हो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, किसी के काम। देखिए समाज में हर क्षेत्र में भिन्न भिन्न लोग होते हैं जी। तो मैं कतई इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई मेरी तारीफ करे या क्या करे। मेरा जो काम है, मैंने आपको बताया ना कि मेरा जो काम है, मैं पूरी ईमानदारी से सिर्फ उस दिशा की ही तरफ, जो लक्ष्य है मेरा, उसको ही सार्थक करने की तरफ बढ़ता हूँ, अन्यथा उसके अलावा मेरा कोई अलग से कुछ नहीं। तो अभी फिलहाल आप किन किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे लिए आता है जी, एक मेरी बहुत दिल की इच्छा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से आह्वान करता हूँ कि जैसे कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, तमाम सरकार की योजनाएं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है सरकार की योजनाओं के माध्यम से कि मैं जो हमारा तबका है उसको, उसकी लाइफ को एक प्रकार से परिवर्तित कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, ये चीज़ आपने की अभी या फिर ये करने का विचार कर रहे हैं? मैं इससे पहले भी करता आ रहा हूँ। राइट टू एजुकेशन के तहत मेरे जो कार्यकर्ता हैं, जो सक्षम नहीं हैं, जो मेरे क्षेत्रीय लोग हैं, मेरे अपने परिवार के लोग हैं, परिवार मतलब जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्हीं को मैं अपना परिवार मानता हूँ, तो जो मेरे क्षेत्रीय परिवारजन है, अगर कोई मुझे जानकारी में आया कि इनका जो बच्चा उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, तो मैं पूरी ताकत से फॉर्म भराने से लेकर बीएसए से मिलने से लेकर उसके एडमिशन कराने से पहले छोड़ता नहीं हूँ। तो उसका एडमिशन आप क्या सरकारी विद्यालय में कराते हैं या फिर? राइट टू एजुकेशन की एक यही प्रणाली अच्छी है कि उसमें आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं और निःशुल्क शिक्षा उससे मिलती है। वो तो कुछ शायद 6 से 14 वर्ष की आयु तक का कुछ मैंने बताया ना, इसीलिए कि जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया को जो फिलफिल करता है, अच्छा, मैं उसके लिए तनमन, और जहाँ धन की भी आवश्यकता पड़ती, धन की आवश्यकता इन द सेंस अगर वो फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है, आने जाने में नहीं सक्षम है, तो उसका पूरा व्यय जो होता है वो मैं अपनी तरफ से और पूरे दिल से और पूरे भाव के साथ करता हूँ और बिना किसी लालच के करता हूँ। और दूसरा एक मुद्दा है स्वास्थ्य का। मैंने आपको बताया ना कि मैं हेलेट कैंपस में रहा हूँ, तो हेलेट के लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ। अच्छा जी, मतलब डॉक्टर्स को और सबसे बड़ी बात कि क्या क्या समस्याएं लोग फेस करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। वो तो कहीं कहीं सरकारी अस्पतालों को, हर सरकारी अस्पतालों की यही हाल है कि रिसोर्सेज बहुत कम है, और इसी वजह से शायद जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या जो बिजनेसमैन या फिर अपर क्लास के लोग हैं, वो मतलब अगर उन्हें कोई समस्या होती है तो वो सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पतालों में जाना प्रेफर करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी जा रही हैं, उन सुविधाओं को हम सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल कराएं? ये आप एकदम कभी आपने विचार किया? एकदम ठीक बात कर रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया ना कि स्वास्थ्य मेरा इसलिए मुद्दा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए, और ये मेरे लिए एक गर्व की बात कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, सब लोग अपनी अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सकता है सब प्रयास करते हैं। शासन की तरफ से भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि न्यूरो साइंस हॉस्पिटल है एक हमारे यहाँ हेलट में, वो खुला हुआ है, एक अभी हमारे यहाँ पीजीआई भी आ चुका है। तो ऐसा नहीं सरकार ध्यान नहीं दे रही, लेकिन हाँ ये है कि लोड बहुत ज़्यादा है। रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए सरकार की नीयत साफ है और सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। नहीं, प्रयासरत है, बट पिछले जब से 11 सालों से भाजपा सरकार है, मुझे तो नहीं लगा कुछ खास परिवर्तन आया होगा इन हॉस्पिटल्स में। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर ना करे कभी आपको जाना पड़े, मुझे ऐसा लगता भी नहीं है। आप कभी अपने घर परिवार या जो वरिष्ठ होंगे उनसे पूछिएगा कि लगभग 10, 11 साल, 15 साल पहले के हॉस्पिटल क्या थे और आज क्या सुविधाएं, आपको अंतर मिलेगा। लेकिन हाँ ये है, ये सेटिस्फेक्शन लेवल जो इंसान चाहता है वो आप बता रहे हैं कि लोड बढ़ने की वजह है, तो जो अगर लोड बढ़ाए जा रहे हैं तो क्यों ना वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ाई जाए? पूरी बात से आपके सहमत हैं। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। मेडिकल की जो सीटें हैं वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं।
चूँकि समस्या एक यह है कि लोड बढ़ने के कारण यह भी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप जानते होंगे उनका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। ये दुखद बात है। सरकार तो भी तभी इस तो तरफ उसमें ध्यान बड़े दे बड़े रही है। लोग जा रहे हैं भाई। सरकार और जो भी मेन गरीब लोग हैं या गरीब तबका है या जो थोड़ा सा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वही लोग जाते हैं सरकारी अस्पतालों में। और उसमें भी सरकारी अस्पताल में जाने पर जो भी डॉक्टर्स हैं वो जो भी दवाइयाँ प्रेफर करते हैं। और ये चीज़ तो मैंने भी देखी है, मैंने खुद, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं शायद नहीं गया हूँ, बट मैं गया हूँ तो मैंने भी चीज़ देखी है कि जो दवाइयाँ वो लिखते हैं वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लेने के लिए कहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं महंगी पड़ जाती है लोगों को। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आप देखिएगा इसके लिए बहुत सारी सरकार ने कार्रवाइयाँ भी की है, कुछ डॉक्टर सस्पेंड भी हुए हैं। अब आप इस समय सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्रेफरेंस वो पहली जो है, अब मान लीजिए अगर कोई दवाई है वो अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर वो बाहर की दवा जो है उसको प्रेफर कर रहे हैं। मुझे तो लगता है शायद 2 ही 3 दवाइयाँ लाइक पैरासीटामोल, डोलो सोलो, यही सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारी दवाएं हैं। हो सकता है आपको अगर वो बीमारी रही होगी, अगर बुखार होगा मैंने तो खुद पर्सनल पैरासिटामोल एक्सपीरियंस किया है। मुझे खुद टाइफाइड हुआ था लास्ट ईयर, तो हाँ। मुझे भी ऐसी दवाइयाँ प्रेफर करी गई, बस डोलो पैरासीटामोल दे दिया गया, बाकी सारी दवाइयाँ वहाँ से लिख दी नहीं, मैंने इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि जो सुधार है उसकी गुंजाइश बनी हुई है, लेकिन एकदम से कोई चीज़ें नहीं होती हैं। सरकार की प्रायोरिटी में स्वास्थ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो लगातार आगे बढ़ के इन मुद्दों पर काम कर रही हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप एक समाज सुधारक हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो आपके लिए ये वर्क करने में सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? क्या चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा आपको कठिन लगती है कि हाँ ये चीज़ थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है बट कर लेते हैं आप? समाज सुधारक कठिन नहीं होता, इसलिए कठिन नहीं होता कि समाज का हर एक व्यक्ति जो भी समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा हो वो समाज सुधारक है। जी बिल्कुल। कठिनाई जब होती है जब आप किसी बड़े लक्ष्य पे काम करने लगते, बड़े मिशन को साथ लेकर चलने लगते, वहां से कठिनाइयां चालू होती हैं। फिर मेरा जो उद्देश्य है राजनीति में आकर जो भी समस्याएं लोगों की हैं उसको ठीक करने की, उसको सुलझाने की, जी, वहां पे कठिनाइयां आना चालू होती हैं। कभी भी कठिनाई जब आप किसी लक्ष्य पे ना हो, ऐसे ही कर रहे हो तो कोई कठिनाई नहीं आती जीवन में। लक्ष्य बड़ा रखें, कठिनाई आती, लोग भी आपका साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट मिल जाता है इस चीज़ में। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो जान रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उनका ही एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप इस काम में सहयोग दे रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पुनीत जी का सहयोग देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ऐसे ही आप इनका सपोर्ट करते रहें, और भी जितने भी लोग हैं सब इनका साथ दें। और मेरा ये मानना है कि और जितने भी यूथ हैं, अगर मेरा एक प्रश्न और भी है कि पहले वाला प्रश्न मुझे लगता है एक बार खत्म हो जाए, जो इससे पहले था जो आप बता रहे थे कठिनाइयाँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगा कि आप भी अपने जीवन में जिस आयु में है आपको भी कठिनाइयाँ आती होंगी। बिल्कुल आती हैं। आप जो स्ट्रगल करते हैं ऐसा नहीं है कि वो आसान है। जी बिल्कुल नहीं। इतनी रिसर्च करना मैंने अभी देखा, मैं चौंक गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझ जैसे एक सामान्य आदमी के लिए इतनी मेहनत की, क्योंकि हमने देखा कि जितने जो पॉडकास्ट होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, बहुत साधारण सा आदमी हूँ। अच्छा लगा आपने मेहनत की, क्योंकि ये जो प्रश्न है सबसे बड़ा अमूलचूल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं होती तो सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है कि आप अपने आप को स्थापित कैसे करें। वही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि जब आप खुद के दम पर किसी फील्ड में आगे आते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी। तो सबसे बड़ा होता है आप अपने आप को स्थापित कैसे करते हैं। जी बिल्कुल। तो स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा गुण मैंने आपको बताया कि जो भी यूथ हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो छोटे होंगे मुझसे, जो भी इस राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि सबसे पहला उनके अंदर भाव होना चाहिए। जी बिल्कुल। डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल। आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कि आप काम को करने की, इस काम को करना है और करना है तो करना। अब परेशानियां बहुत आएंगी, बहुत सारे लोग आपके बारे में अनर्गल बोलेंगे, आपकी अच्छी भावना को भी जनता के बीच में या अन्य लोगों के बीच में ऐसे दिखाएंगे कि आप ये पाप कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। घबराना नहीं है मित्रों, जी बिल्कुल, कतई नहीं घबराना चाहिए। आपके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगे, व्यक्तिगत कोई भी समस्या है, आपको घबराना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी का भी होता है, तो क्या वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं? विरोध उनका होता है जो जिंदा होते हैं। मेरा सही बात है, बहुत बढ़िया बात। अगर आप जिंदा हैं तो आपका विरोध होगा। और मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ।
और धीरे धीरे अपने आप को ढाल रहा हूँ। कहीं ना कहीं अपोजिशन का भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही लोग आपकी कमियों को बताते हैं कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हैं या किन चीज़ों में आपकी कमियां हैं। राइट अपोजिशन शब्द अगर यूज Right करेंगे तो opposition। अच्छा होता है। जी बिल्कुल, अपोजिशन होना नहीं अच्छा होता, राइट अपोजिशन। opposition। अगर आपकी नीयत भी साफ है, आपके कर्म भी अच्छे हैं, उसके बाद भी अगर आपको जो अपोजिशन है अच्छी नीयत पे भी सवाल उठाए, अच्छे कार्यों को भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा दे, वो अच्छा अपोजिशन नहीं। राइट अपोजिशन इज द करेक्ट बहुत बढ़िया वर्ड आप यूज कर सकते हैं जी, डेमोक्रेसी के लिए। जी। तो जैसे अभी आपने कहा युवाओं को ये संदेश दिया कि आप भी इस फील्ड में उतरें, तो अगर वो इस फील्ड में उतरते हैं तो वो कहाँ से शुरुआत करें? लाइक मतलब किस इंसान से जाके मिले कि वो उनको बता सकें कि हाँ हम इस फील्ड में आना चाहते हैं या हम शुरुआत करें? क्या संदेश देना लॉ ऑफ चाहेंगे? अट्रैक्शन नाम सुना होगा आपने। हाँ जी। जब आप किसी भी भाव को हम्म, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो अपने आप सारी चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं। अगर आप समाज सेवक के रूप में आना चाहते हैं तो समाज में अनेकों भ्रांतियां, आप जहाँ पढ़ते होंगे अगल बगल गरीब परिवार रहते होंगे। मतलब कहने का मतलब आप जहाँ पर हो, जिस जगह पर हो, वहीं से आप शुरुआत करो। वहीं से आप जैसे शुरुआत आपने करिए। बताया कि आपने कोविड-19 के टाइम अपना इतना सहयोग दिया कि हैलट हॉस्पिटल गए, आप दोस्तों के साथ चर्चा कर रहे थे, बट फिर आपने सोचा कि चलते हैं कहीं खाना बांटने, फिर आप हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ आपने देखा कि हाँ ये समस्या है, तो इन समस्याओं का समाधान करें। तो वही चीज़ मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उन युवाओं को भी अपने आसपास के लोग देखें, समस्याएं वही हैं, मेरे वहीं जैसे से समाधान तमाम करना युवा शुरू हैं, करें। जी वो अपने अगल बगल देखें तमाम ऐसी समस्याएं जिस पे वो काम कर सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया जब उन्हें परमात्मा के दर्शन होगा उनकी मदद करने के बाद अपने आप फिर वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, अपने आप वो इमोशंस अपने आप जिंदा हो जाएंगे, अपने आप जिंदा होंगे। बस ये है, मैंने फिर बताया कि एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, हम्म, आपकी क्रेडिबिलिटी बनाना हो, इस पे फोकस होना चाहिए। भविष्य में क्या होगा इसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर आप राजनीति को ही चुनना चाहते हैं तो नीयत साफ होनी चाहिए, रास्ते अपने आप मिलेंगे। जी, और धैर्य एक इतनी बड़ी चीज़ है राजनीति के लिए। मुझे ऐसा Patience लगता है बहुत जिनसे मैं जरूरी मिला है। हूँ, जिनसे भी मैं मिला हूँ, सबने मुझे यही राय दी है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। असफलताएं बहुत आएंगी। पेशेंस के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है, संघर्ष बहुत है इस लाइफ में। मतलब आप ये मान के चलिए, इससे कठिन चीज़ मुझे नहीं लगता बहुत सारी होंगी। देखिए कठिन तो नहीं कहेंगे, कठिन तो कोई चीज़ नहीं है। जब आप किसी फील्ड में उतर जाते हैं तो आपका फिर अगर आपका डेडिकेशन है, जैसा कि आप जानते हैं ठीक कि बात आपका है। भी डेडिकेशन है, तो फिर वो चीज़ कठिन नहीं लगती है। जब उसमें इंटरेस्ट बन जाता है फिर मज़ा आने लगता है उसमें। ये तो मोटिवेशन की बात बोल सकते हैं। नहीं, मोटिवेशन की बात नहीं, ये चीज़ अब मैं खुद फील करता हूँ तो मुझे ये बात चीज़ कह रहे हैं। महसूस होती है, और आप भी ये चीज़ समझते होंगे भली भांति। ये जो आप बोल रहे हैं, ये जैसे कभी कभी आप भी मान लो आप ये चैनल बना रहे हैं, जी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाव जो होता है, मैंने बताया ना, मैं बार बार भाव शब्द को बोल रहा हूँ। निराशाएं होंगी, जब आपका भाव अच्छा होगा उसके बाद भी, जब आपको कोई गाली बकेगा, जब आपको कोई अनर्गल बातें बोलेगा, जब आपके ऊपर आरोप आक्षेप बुरी तरह से लगेंगे, हाँ जी। उस समय जो झेलना होता वो सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर आप झेलने के लिए तैयार हैं, समस्याओं के समाधान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपका स्वागत है बिल्कुल इस फील्ड में। अच्छा, तो अगर सपोज दैट आप इस फील्ड में जैसे कि हैं, तो आपका कोई रोल मॉडल है, मतलब जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं? सबका रोल मॉडल होता है, इवन हमारा भी होता है और लोगों का भी होता है कि जिसके जैसा वो बनना चाहते हैं, उसके जैसा वो शोहरत और रुतबा पाना चाहते हैं। तो है आपकी फील्ड लाइफ में कोई ऐसा? शोहरत और रुतबा वाले तो लोग नहीं हैं, उनको फिल्टर आउट कर दिया। अच्छा जी। इसलिए उनको फिल्टर आउट कर दिया क्योंकि मुझे संघर्ष करना अच्छा लगता है। रोल मॉडल जैसे राजनीति के क्षेत्र में मेरे आज के समय तमाम युवा हैं, मोदी जी और योगी जी हैं, जी जी बिल्कुल। मेरे भी हैं, नो डाउट। सिर्फ सबसे बड़ी क्वालिटी, ये काम भी उन्होंने ऐसा किया है। सबसे बड़ी क्वालिटी है कि एक, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं पहली पीढ़ी हूँ राजनीति के क्षेत्र में, अगर ऑफिशियल हूँ तो। पदाधिकारी भाजपा के बन के मैं ही पहली पीढ़ी हूँ अपने परिवार में, बहुत बढ़िया, जो काम कर रहा हूँ। मोदी जी और योगी जी भी उन्हीं में से थे। जी बहुत बढ़िया। तो वो मेरे रोल मॉडल है। उन्होंने ही अपने ही दम पर शुरुआत करी थी, अपने दम पे और की। बहुत संघर्ष झेला है। मैंने उनकी किताबें भी पढ़ी हैं। हाँ जी। लेकिन जैसे आप बताते हैं रोल मॉडल, तो रोल मॉडल मेरा अपना ये मानना है कि आप उसको माने जिसको आप देखते भी हो। हाँ। तो हमारे यहाँ की क्षेत्र की विधायक हैं माननीय अच्छा जी। नीलिमा कटियार जी। अच्छा जी।
हमारे यहाँ पार्टी के जो भी जिला अध्यक्ष आते हैं हम्म, उनको भी मैं अपना रोल मॉडल मान के हम्म, काम को आगे बढ़ाता हूँ। और पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने संघर्ष के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया है, जी, वो जी। सब मेरे रोल मॉडल हैं। नीलिमा जी का भी मैंने 1-2 पॉडकास्ट देखा था, तो काफ़ी संघर्षों से वो भी गुजरी हैं, तब जाके आज इस पद पर बैठी हुई हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि इतने संघर्ष करने के बाद भी कभी भी निराश भाव में मैंने उन्हें नहीं देखा। हम्म, मैंने भी कठिन समय उनके देखे हैं। हम्म, कठिन समय इन द सेंस कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी चीज़ें होती सामना हैं, लेकिन करना मैंने पड़ता कभी है, भी बिल्कुल। उनको निराश, हताश और गुस्से में भी कह सकते हैं कभी नहीं देखा। तो इसलिए मैं जो रोल मॉडल शब्द का यूज़ कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोदी जी और योगी जी कठिनाई में क्या करते हैं मुझे क्या पता। जी बिल्कुल। योगी जी जब गुस्से में होते मेरे सामने तो होते लेकिन नहीं बट है। अभी आप जो संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे चलकर भी भगवान की दया से आप जब किसी उच्च पद पर पहुंचेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो भी यूथ या जो भी लोग, जो भी इंसान आपको देख रहे होंगे, उस टाइम वो आपकी शान और शौकत, आपकी महंगी गाड़ियाँ, आपके महंगे कपड़े ही देखेंगे। बट उनको क्या है कि आपके अंदर जो तपा हुआ शरीर है वो शायद नहीं दिखाई देगा। कभी नहीं वो दिखाई चीज़ देगा। आप अभी फेस कर रहे हैं और ये चीज़ आप खुद ही समझ सकते हैं। मैंने आपकी सोच को मैं धन्यवाद करता हूँ। जी आपने मुझे जैसे सामान्य आदमी को बुलाया तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मुख्य मुद्दा तो यही था कि जो एक आम कार्यकर्ता जब तब कर आगे बढ़ता है, अगर बढ़ पाया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे आम कार्यकर्ता हैं जो आगे बढ़कर गए हैं, लेकिन हाँ ये है जो कठिनाइयाँ हैं वो बहुत विशेष होती हैं। जी बिल्कुल। अगर आपकी पीढ़ी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, आपकी मेंटेलिटी नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। आपके पास अगल बगल के लोग हो सकता है उस दायरे के ना हो, आप एक बस्ती झोपड़ी झुग्गी के भी हो सकते हैं, तो पैसे का भी संघर्ष बना रहता है। लाइफ को आगे बढ़ाना, प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइफ को आगे बढ़ाना ये भी स्ट्रगल होता है। तो जब सोने को चमकना है भाई, तपाना तो पड़ेगा ही उसको। तपाना पड़े, एकदम बहुत अच्छी बात आपने कही। जी तो वो जो हैंडल होती है, फाइनेंशियल हैंडल मैंने आपको बताया, इसका मैं एक सॉल्यूशन जो बताता हूँ कि आपको लोग जोड़ने पड़ेंगे। बहुत बड़ा राज बता रहा हूँ, अपना बनाना 3-4 साल बाद मुझे पता चली, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, जो लोग आना चाहते हैं उनको ये लोग बनाने पड़ेंगे। अच्छे और लोगों के बीच लोग में तैयार हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर लोग मदद नहीं भी कर रहे हैं आपकी, तो भी 1-2 लोग आपको आराम से मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे, वहीं आपको हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी है। मुझे तो मिले, बाहर तो निकलो, आप स्टेप तो उठाओ, जब कदम उनको तो लगने उठाओ। लगा कि आपकी नीयत साफ है, आपके भाव आपके अंदर अच्छे हैं, पेशेंस आपके है, इमोशंस अच्छे हैं, पूरी ताकत के साथ लोग नीयत जुड़ते बहुत हैं। मैटर करती है। फाइनेंशियल फ्री होने का एक ये हो गया आपका। दूसरी चीज़ होती है फ्यूचर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। फेलियर को झेलने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन, ताकत होनी चाहिए, जी परेशान नहीं होना चाहिए, लगातार अपने आप को ग्रो करने की एक क्षमता होनी चाहिए। जैसे बताया कि अर्निंग मैटर नहीं करती, जो लर्निंग है वो आपकी मैटर करती है, जी कि बिल्कुल। जो लर्निंग है आप उसको कितना बढ़ा रहे हैं। तो ये लर्निंग वाली पे बहुत बात फोकस एक बार करना। फिर से बोल दीजिए जरा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अर्निंग पे फोकस, जब कोई कार्यकर्ता शुरुआत करता तो अर्निंग में फोकस ना करके लर्निंग पे फोकस करे। जब लर्निंग वो करता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा, तो अपने आप उसको रास्ते चीजें डिकोड सीखना होते बहुत जाएंगे। जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, घबराना नहीं। मैं फिर यही कह रहा हूँ, घबराना नहीं चाहिए। मुझे भी घबराहट होती है, तो 2-3 लोग, एक और सॉल्यूशन आप सारे राज, 2-3 लोग अच्छे बिल्कुल बताएं सर, हमें भी बताएं कुछ सोल्यूशन, कि हम भी कई आम बार युवा, घबरा जाते हैं सिचुएशन जैसे से। आम युवा जो होता है उसके जब वो नकारात्मक होता है तो उसके बाद लाइफ में 2 या 3 लोग होने चाहिए, हाँ जी। खुल के बात करे, अपनी फेलियर को बताए, अपनी कमियों को बताए, और सामने वाला जो होता है वो उस चीज़ को समझे। मेरी लाइफ में 2-3 लोग हैं। मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा ओवर थिंकर मानता हूँ, परेशान होता हूँ, जाहिर सी बात है, सब होते हैं। जी बिल्कुल। स्ट्रगल का दौर है, कोई बहुत बड़ा सभी लोग स्टेबल होते ऐसा हैं, नहीं वो हो तो गया। है। तो मेरी लाइफ में आप ऐसे अपनी 2-3 लोग बातें हैं। किनको बताते हैं? एक हमारे वकील साहब हैं, उनको बताता हूँ। मेरे पापा को मैंने आपको बताया, मेरे पापा से भी मैं सारी बात शेयर करता हूँ। मेरे 3-4 दोस्त हैं जो मेरे साथ स्कूलिंग से चले आए हैं, आज भी मेरे साथी हैं, जी बिल्कुल। बाहर हैं मिले। जी बिल्कुल। तो उन सब से मैं अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ। कभी कभी जब भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो उसमें से किसी एक के साथ बैठता हूँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 या 2 दिन में जितना भी जो भी ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में ओवरथिंकिंग चल रही है, फ्रस्ट्रेशन सब ठीक हो जाती है। ईश्वर के करीब रहना भी बड़ी बात होती बहुत है। बड़ी चीज होती है। ईश्वर के करीब हो सकता, मैं रोज मंदिर तो नहीं जा पाता, लेकिन एक बार प्रार्थना जरूर करता हूँ, सच्चे मन से एक बार नमन करता हूँ। और जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ईश्वर भी आपका अच्छा ही करेंगे, भला ही करेंगे आपका। 100%। अगर आपकी नीयत नीयत आपकी साफ अच्छी है, है। जी, मेरे साथ बिल्कुल। तो यही हुआ, किस्मत ऐसे समय क्लिक करती है कि मुझे अपने आप वो चीज़ें मिल जाती। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है राजनीति में कि मुझे ये पद दो, ये पद दो। अपने आप चीज़ें हैं, अपने आप लोग हैं, उन्होंने पूछा, अप्रोच किया,
डर लगा शुरू में वो पद लेने में या उस कार्य को भाई लेने में, जिम्मेदारी लेकिन आ जाती है आपके जब एक ऊपर। बार आ गया, जो बताए ओवर थिंकिंग कभी कभी अच्छी होती, मैं उसको इतनी डायमेंशन में उस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए सोच लेता हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना सोच लेता हूँ, इतना करूंगा कैसे, लेकिन जो मेहनत होती है, जो कठिनाई उस समय झेल के जो रिजल्ट होता है, जी बिल्कुल, सब ओवर थिंकिंग खत्म। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपने बताया कि बातें शेयर करने वाली, तो मुझे ऐसा लगता है या लोग ऐसा कहते हैं कि लाइफ में महिला मित्र का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपकी लाइफ में कोई महिला मित्र है? कॉलेज वॉलेज में है, अच्छा जी। पर्सनल चीज़ें हैं, पॉडकास्ट का जो टॉपिक हो वो डाइवर्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कभी एक अलग तरह का नहीं, चैनल, फिर भी अलग थोड़ा तरह बहुत तो है मेरी, ऐसा नहीं है, दोस्त मेरी भी अच्छी हैं, मदद करती हैं, ज़रूरत होती तो मतलब उनका सलाह बहुत काम आता है, मुझे ऐसा सलाह उनकी लगता काम है आती है। और इन चीज़ों में थोड़ा सा सलाह, चूंकि मैंने आपको बताया कि पुरुष और महिला जो भी होती हैं सबके अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। चलिए कुछ सरकारी मुद्दे उसके पर लिए। बात किया जाए तो जैसा कि अच्छा, आप अभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगकर्ता हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि जैसे भारतीय जो भाजपा सरकार है, नो डाउट बहुत अच्छा कर रही है और तभी पिछले से 11 सालों से लगी हुई है और लगातार 3 बार हमारे केंद्र सरकार में आई है, बट कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शायद सरकार को गौर करना चाहिए। जैसे मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा को रिलेट करके रोज़गार से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है रोज़गार सरकार दे नहीं रही है, बट कहीं ना कहीं उस रोज़गार को देने में युवाओं का बहुत ज़्यादा समय खप जाता है, तो वो चीज़ आपको नहीं लगता है कि इसको थोड़ा सा इसमें सुधार किया जाना चाहिए? मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पता चलता है जैसे मान लीजिए सपोज अभी फॉर्म आया, तो फॉर्म आया तो 1 महीने बाद तो फॉर्म चलेगा पूरा, फिर उसके बाद फॉर्म भरा, फिर उसके बाद रिटर्न का डेट आया तो 3-4 महीने उधर चला गया, फिर फिजिकल हुआ 2-4 महीने और चला गया, बाई चांस कहीं कुछ लापरवाही हो गई, कैंसिल हो गया तो 1 साल और पोस्टपोन। तो इससे क्या है, सरकार का तो शायद कुछ खास नुकसान नहीं होता, बट युवाओं का क्या है, उनका जो है समय अवधि घटती चली जा रही है, तो उससे कैसे उभरेगा युवा और कैसे सरकार को सुधार करना चाहिए इन चीज़ों में? ये जो आपने बात कही बहुत बड़ी बात कही है। ये जो आपने बात अभी बोली है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं गवर्नमेंट एग्जाम की कोई तैयारी जी, नहीं की, बिल्कुल। उस चीज़ को महसूस किया है। तो ये जितने भी युवा होते हैं, ये जीवन का सबसे कठिन पल होता है इनके लिए। अगर कोई पेपर लीक हो जाए, कोई समस्या आ जाए, उनका 1 साल बर्बाद हुआ, जो पूरा रिदम है समय वो चला बर्बाद जाता है, हुआ, पूरा समय चला जाता है। पूरा समय बर्बाद, रिदम आपने बर्बाद। भी फेस किया, हमने भी फेस किया ये चीज़ें कहीं ना कहीं। अगर वो एकदम ओवर से एज हो वो गया, कहता ना कि एकदम मन हट जाता है कि अरे यार हटाओ यार, साल भर पूरा पढ़ाई किया फिर ठीक चला बात। गया सब कुछ। तो बहुत बुरी बात है। कोई भी युवा हो, मुझे ऐसा लगता है उसके लिए जीवन में सबसे टफेस्ट जो मोमेंट होते हैं उसमें होते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे, चूंकि सरकार जो कर रही है, आप देख रहे होंगे जैसे आज के एग्ज़ाम ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। पूर्व में ऑनलाइन सरकारें, में तो घोटाले हो रहे हैं, पूर्व की सरकारों में नहीं, पूरा ऑनलाइन में सिस्टम नहीं, हैक हो जा रहा है। ऑनलाइन में घोटाले कम हो रहे हैं। जहाँ पे ऑफलाइन होते हो, जहाँ पे हार्ड कॉपी पेपर के मिलती है, वहाँ ज़्यादा घोटाले होते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे एनडीए, एयरफोर्स, ये सब के पेपर नहीं लीक होते हैं। एनडीए के तो मान लीजिए चलिए हार्ड आपका सेंटर पे जाके होता है, लेकिन आप खुद देख रहे होंगे नीट वगैरह के पेपर कितने लीक हुआ, पूरा पूरा सिस्टम हैक हो गया नहीं, था। ठीक बात है, ये बोल रहे हैं। ये उस पर होता कहीं क्या ना है, कहीं कड़ी कार्रवाई करनी कड़ी चाहिए कार्रवाई, सरकार ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक संदेश पूरे समाज के बीच में जाए कि अगर आप बच्चे का भविष्य बर्बाद करोगे तो आपका भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उनको जेल में भेजना चाहिए और जो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो वो सरकार को करनी चाहिए, और सरकार इस तरफ तत्पर है। आप एक चीज़ ये भी देख रहे हो कि इससे पहले नोटों से नौकरियां मिलती थी, घूस। हाँ, इस चीज़ में सुधार हुआ है, इस चीज़ में तो हम भी कहना चाहेंगे। पुलिस कि की पिछली भर्तियां, सरकारों की अपेक्षा जो मतलब घूस देकर का भर्ती देना या ये सारी चीज़ों में सुधार हुआ है, इसमें तो नो डाउट बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। ये गवर्नमेंट ने साफ नियत की बात मैंने कही ना, नियत आपकी साफ होनी चाहिए। जी। सरकार की नियत एकदम साफ सुस्पष्ट है, और जो भी सिस्टम में बड़े बड़े फॉल्ट है, आप देख रहे होंगे ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हो रही हैं कि किसी और की हिम्मत ना पड़े। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की दुख तकलीफ एक युवा होने के नाते भी होती है कि किसी का भी भविष्य अगर बर्बाद होता है तो कतई यह जायज़ नहीं है। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है, और मुझे पता है चूँकि हम लोग बैठते हैं लोगों के बीच, मिनिस्टर हो चाहे एमएलए हो, उनके बीच जो चर्चा होती है वो इस चीज़ को खुद ध्यान रख रहे हैं, और वो लगातार जो पटल है वहाँ पर उठा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद जिम्मेदारी लेकर उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। एक सवाल हमारे मन में और है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो,
तो सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं उतनी तो है नहीं, मतलब टीचर्स भी आते हैं, तो मैं भी अक्सर देखता हूँ, या आपने भी देखा होगा गांव के प्राइमरी स्कूल में आप चले जाइए, वहाँ टीचर जाते हैं वो मतलब बिना मन के ना पढ़ाना ना कुछ, बच्चे भी आते हैं मस्ती करके चले जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जो सरकारी टीचर खुद हैं उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हैं भाई? तो जो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके बच्चे भी ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं कर देना चाहिए कि उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाएं। एकदम ठीक बात कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये तो इम्प्लीमेंट आप हो जाए, जैसे बड़े बड़े नेताओं के बीच में बैठते हैं या जिन भी लोगों के बीच बैठते हैं, तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, मैं इसे कहूँगा कि सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों का जो सुविधाएं हैं वो बराबर कर दी जाएं, या फिर उनका जो फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का फीस स्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है। हमारे यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, जेके मंदिर के पास में ये एक स्कूल है, तो वहाँ का मुझे ऐसा लगता है मतलब काफ़ी ज़्यादा फीस है। तो ऐसा कर देना चाहिए कि एक जो नियत कर दे यहाँ के फीस के, यहाँ इतने से ऊपर आप नहीं ले सकते हैं, इसके ऊपर अगर आपने फीस लिया तो उस पर कुछ कार्रवाई कीजिए। तो ऐसा सरकार कुछ कड़े नियम लेकर आए, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ। बात पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर, जो आपने पॉइंट किया मुझे अच्छा लगा, इस ओर भी आपका विचार गया, और ये आपके भाव अच्छे हैं, ये तो मुझे स्पष्ट हो गया। जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस चीज़ को पहुँचा सकता हूँ, इतना सक्षम नहीं हूँ कि सिस्टम को बदल पाऊँ। जी बिल्कुल, पहुँचाने का काम पूरी जिम्मेदारी से करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक आखिरी क्वेश्चन कि जैसे अभी आप इस फील्ड में हैं फिलहाल, तो कहीं ना कहीं आप अभी युवा हैं, तो धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी कहीं ना कहीं आप और उच्च पद पर जाएंगे, ऊपर वाले की कृपा रहे आप सर्वोच्च पद पर जाकर भी बैठें, तो उस टाइम अगर आप या प्रधानमंत्री या किसी अन्य पोस्ट पर बैठते हैं, पद पर बैठते हैं, तो आपका ऐसा मतलब ऐसी कौन सी चीज़ ऐसी देश में लाना चाहेंगे कि अपना मतलब कुछ क्या परिवर्तन करना चाहेंगे देश में, कुछ नया जो आपको लगता है कि करना चाहिए फिलहाल? ये बहुत वास्ट प्रश्न है आपका। प्रधानमंत्री मान लीजिए तो आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं, तो आप ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे? पहले मुझे आप अभी आपने बोला कि आप अभी इतना सक्षम नहीं है, बट तब तो आप सक्षम होंगे, आपके हाथ में पावर होगी। सबसे पहला, वैसे वो काल्पनिक प्रश्न बोल सकते हैं, लेकिन काल्पनिक है, लेकिन जो मेरे विचार है, चूंकि मैंने बताया मैं ऐसे विचार मेरे दिमाग में आते हैं। विचार ही जानना चाह रहा हूँ। विचार सबसे बड़ा ये होता है कि जो शिक्षा है उसका जो परसेंटेज है, जीडीपी का जो परसेंट है, मैं उसको बढ़ाने पे फोकस करूंगा कि जो जीडीपी जो हमारी जो भी आर्थिक जो स्थिति है यहाँ की देश कि मतलब जो बजट है हमारा वो शिक्षा पर भी खर्चा हो, ज़्यादा हो, वो मेरा ध्यान रहेगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है, बस उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और मेंटेन कर ले जाए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय पे जो नेशनल हाईवेज हैं जितनी तेज़ी से बन रहा है कभी बने नहीं इससे पहले, उसको और बढ़ाने का काम होगा। जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका ने सड़कों को बनाया और सड़कों ने अमेरिका को बनाया, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा। कैसे जो गरीब हैं उनको कौशल उनके अंदर कैसे दिया, कैसे जो जिज्ञासा है उसको कैसे जगाया जाए। जी बिल्कुल, क्यों जिज्ञासा उनके अंदर जो है वो जिज्ञासा कैसे जागे, तो निचले लेवल पे ऐसा एक सिस्टम बनाना कि जो भी ऐसे लोग हैं उनके मन में एक बार जिज्ञासा जाग जाए। मैंने आपको बताया ना कि जैसे जब शिक्षा पे आप ध्यान दोगे तो जो उनकी पहली पीढ़ी होगी जो शिक्षित हो रही होगी, उसको देख के नीचे वाली पीढ़ी अपने आप हो जाएगी। जब वो सक्षम होगी तो अपने आप सबको सक्षम करेगी। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिस पर काम करने का मेरा पूरा फोकस रहेगा। अभी आपने बताया स्वास्थ्य के लिए सरकारी व्यवस्थाओं पे, इवन दो ही ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो देश की नींव मजबूत हो जाएगी। मेरा अपना मानना है, एक स्वास्थ्य, तीसरा भी जोड़ लीजिए रोजगार। जी बिल्कुल, रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार है, नहीं रोजगार के मौके मतलब जैसे मान लीजिए जो देखिए रोजगार में मैं केवल सरकारी रोजगार कोई रोजगार नहीं कहता हूँ, स्वरोजगार पे के अंदर स्किल है, आप स्वरोजगार करते हैं उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देख रहे होंगे सरकार काम भी कर रही है। जी बिल्कुल, मुद्रा लोन हो, इसके पहले भी लोन वगैरह देकर थोड़ा सा इजी बनाया गया है कि आप लोन लेकर जो स्टार्टअप हो वो कर सकते हैं। वैसे आपको पता है आबादी बढ़ रही है तो सबको नौकरी सरकार की तरफ से दे पाना बहुत कठिन है। जो लोग प्रश्न उठाते हैं अगर उनको भी कभी बैठा दिया जाएगा तो वो भी अपने घर वालों को सोचेंगे, पहले इनको एडजस्ट करें। नहीं, रोजगार की बात तो मैंने पहले भी बोला कि सरकार रोजगार दे रही है, नो डाउट, बट युवाओं को भी कुछ ये चीज करनी चाहिए कि वो अपने स्किल पर ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, लेकिन सरकार बहुत मैटर करेगी। अगर ये बोल दिया जाए कि युवा ही खाली जिम्मेदार है तो भी उनके साथ गलत है। सरकार को भी ऐसा इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा, सरकार को भी एफडीआई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जी
उनको, अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, वो उनको लाने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है। कैसे एक वन विंडो सिस्टम बनाया जाए कि यहाँ पर जो रोजगार है उसको खोलना आसान, उसको करना आसान हो जाए, बड़ी कंपनियों के लिए चीज़ें आसान हो जाए। जब ये सब चीज़ें, एक एनवायरनमेंट बनेगा, जब ये एनवायरनमेंट बन जाएगा तब आप देखेंगे अपने आप कौशल भी लोग डेवलप करेंगे और अपने आप लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे। पूरा सिस्टम धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करेगा। और मुझे ऐसा लगता है आज के समय उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हाईवे रखने वाला, आप जानते होंगे, गंगा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल है, आगरा लखनऊ, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे इस समय उत्तर प्रदेश में है। रोजगार, जो रोजगार के साधन है वो डेवलप भी हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आ भी रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बस भारत देश का जो युवा है वो सही दिशा में चले, जिज्ञासु रहे, तो अपने आप देश को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता, और पेशेंस रखे। और जनता की भी यह जिम्मेदारी होती है, हर एक सामान्य नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि देश के उत्थान में वो अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। व्यक्तिगत स्वार्थ थोड़ा सा किनारे रखे, तब जाके देश डेवलप करता है, करेगा। बिल्कुल, ये तभी संभव हो पाएगा जब व्यक्तिगत स्वार्थ जो है। इसमें सरकार की गलती तो नहीं कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं युवाओं की गलती बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आजकल जैसा आप देख रहे हैं, जिस कहते ना कि देश का जो मेन संसाधन है वो यूथ ही है, बट यूथ आज का इतना गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जिनके हाथों में देश का भविष्य होना चाहिए, उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन और आंखों में मतलब गंदे गंदे दृश्य है, मोबाइलों का देख देख कर यूज़ कर रहे हैं चीज़ें। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं युवा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और जो इन सब चीज़ों से अलग हैं या जो इसमें नहीं है, वो हाथों में हथियार लिए हिंदू मुस्लिम के लड़ाइयों में, विवादों में अपने आप को सही गलत साबित करने में लगे हुए हैं। तो अगर इन मुद्दों पर आज अगर ध्यान नहीं दिया गया तो युवा बहुत गलत डायरेक्शन में चला जाएगा और हम लोग काम करते ही रह जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे ऐसा लगता है ये जो आपने बोला ये अपने भाव से बोला है। जी बिल्कुल, मैं सही हूँ? मुझे बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो आपने बोला ये पूरे अपने भाव से बोला, ये आपने महसूस किया। वैज्ञानिक चीज़ों को बना सकता है, इंसान का मन मनस होता है, जो सोच होती है कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। गाड़ी चलाइए, कम समय में पहुँचेंगे, बिल्कुल, बहुत तेज चलाइए और दीवार पे लड़ा दीजिए। तो वैज्ञानिक की गलती नहीं हुई जिसने उसको इन्वेंट किया या जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया, गलती है उस सिस्टम को ऑपरेट करने। मोबाइल की जो जितने मतलब प्लस पॉइंट है उतने नेगेटिव पॉइंट भी है। आप बड़ी कि आप यूज कैसे करते हैं, आपका नजरिया कैसा है। आज देखिए, आज हम लोग बैठे हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं है। आज मैं अगर अपने अनुभव, जो बहुत विशेष तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी अनुभव वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सर, हर फील्ड में हम कहीं कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। मैंने बताया ना, जो मूल मंत्र मुझे समझ में आया, आपकी दिशा, आपका सराउंडिंग मैटर करता है, आपकी सराउंडिंग, धैर्य और एक लक्ष्य होना चाहिए। और मैं अभी बताऊं कि मेरा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, ऐसा नहीं होगा। लक्ष्य स्पष्ट होता है धीरे धीरे, आप दिशा में थोड़ा थोड़ा काम करिए, मन में अपने आप आपकी इंसाइट जनरेट होगी। और मैं फिर यही कहूँगा कि हर इंसान, जैसे कुछ लोग होते हैं, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते हैं, ना करने से बेहतर है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बिल्कुल, एक्सपीरियंस होता है। और एक दिन जरूर ऐसा होता है कि उसको ये समझ में आता है ये मेरा वाला रास्ता है। बिल्कुल, और जिस दिन वो समझ में आ गया कि मेरा वाला रास्ता है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, भाव जुड़ गया। पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, जीवन में तरक्की का रास्ता है। और मैंने कोई बहुत बड़ी तरक्की नहीं हासिल की है, लेकिन ऐसा विश्वास है, ऐसा मेरी भावना है कि करूँगा। और ईश्वर की कृपा रही और सबका सहयोग रहा तो निश्चित रूप से करूँगा, ऐसी इच्छा है। जितनी समाज के लिए ठोकरें मिलती हैं उतना ही आदमी सीखता चला जाता है आगे से। बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से अकल लगती है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, जरूरी है जीवन के लिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कार्य को बहुत ही सुचालित रूप से आगे बढ़ाएं। और आपके जैसे मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं कभी कभार इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकूँ, अपना सहयोग दे सकूँ। तो कभी भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिएगा, संपर्क करिएगा। और अगर आप अभी कुछ युवाओं को अगर अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप युवाओं से। सबसे पहले आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन। जी बिल्कुल, अभिनंदन इसलिए कि आपने ये भाव रखा कि मैं भी समाज हित में आगे करूँगा। युवाओं के लिए संदेश देने की तो हैसियत नहीं है मेरी, इसलिए हैसियत नहीं है क्योंकि जब मैं अपने आप को इस काबिल समझ पाऊँगा उस दिन मैं समझूंगा कि अब मैं युवाओं को संदेश देने लायक हो गया। फिर भी कहीं ना कहीं अनुभव बोल सकते हैं, बेहतरी कर रहे हैं। नहीं, मुझसे भी अच्छा करने वाले बहुत लोग हैं, मैंने अपने साथ के देखे। आप भी मुझसे बेहतर कर रहे हैं, मुझे कोई ऐसा संशय नहीं है। बस युवाओं का संदेश यही है कि
दिशा स्पष्ट रखने की कोशिश करें, बिल्कुल। भाव स्वच्छ होने चाहिए, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, धैर्य भरपूर होना चाहिए, बिल्कुल। और सबसे बड़ी भगवान चीज़ का नियत, आशीर्वाद, सबसे बड़ी चीज़ नियत। भगवान का आशीर्वाद लेते रहिए, जी। लोगों की मदद करते रहिए और इस भाव से कभी मत करिएगा कि आपकी मदद लोग करेंगे। अगर आपने भाव रखा कि लोग आपकी मदद करेंगे, करते हैं, मेरा ये कहने मतलब आप भाव ना रखिए, लोग अपने आप आएंगे। रहिए, दूसरों पर सेल्फ डिपेंड रहिए, लोग मदद करेंगे, लेकिन आप किसी की मदद इस भाव से करें कि वो हमारी मदद करेंगे तो बहुत गलत है, नुकसान होने की संभावना अधिक है। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से आग्रह है कि जितने लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़े और निरंतर प्रगति करें, यही मेरी कामना है ईश्वर से। बिल्कुल। ठीक है, नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने घर में किसी एक पारिवारिक सदस्य से बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा जरूर लगता है और मेरी यह कामना है कि आप जरूर सफल होंगे पूर्ण रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।